अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। पाकिस्तान की सियासत में एक अहम दिन। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और इनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद की, ताहम मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और फिर लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ को जो एक पोस्ट अरेस्ट बेल है मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो उनकी मुस्तरद कर दी गई। और जो शेख रशीद की पेशन गोई थी कि नून से शीन निकलेगी, ये पेशन गोई उल्टी हो गई और शीन ही अंदर हो गई, जिस पर मरियम नवाज ने तबले जंग बजा दिया। अगर इस मुल्क में अगर कोई कानून है तो फिर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की नहीं होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी जनरल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी। आसिम सलीम बाजवा साहब एक तनख्वाहदार मुलाजिम थे और तनख्वाह पे गुजारा करने वाले मुलाजिम थे। उनका लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, उनका अरबपति हो जाना वो है काबिले एहतसाब इल्ज़ाम। जब आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे सामने आए, जब उनकी वाइफ जो कि घरेलू खातून थी, जब वो अचानक कहीं से असासे सारे उनके नाम आए, उनकी इन्वेस्टमेंट सामने आई, तो नैब को केस नजर नहीं आया। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है। इस वक्त हमारे साथ हैं कमर जमान कायरा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान रह चुके हैं। इधर स्टूडियोज में हमारे साथ हैं बिरजीज ताहिर साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो साबिक वजीर बराए कश्मीर अमूर और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान भी रह चुके हैं। तो आज हमारे पास दो साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करें पेशावर से, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और वो सूबाई वजीर कल्चर और लेबर हैं और इस इशू को बखूबी जानते हैं। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं आजम नज़ीर तारर साहब, जो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कानूनदान हैं और वकील हैं। उनसे बात शुरू करते हैं। आजम नज़ीर तारर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने प्री अरेस्ट बेल शहबाज शरीफ साहब की रिजेक्ट कर दी है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने कोर्ट के बाहर जाके ये कहा कि मीडिया से बात करते हुए कि जी जो हुकूमत है वो ये सब कुछ कर रही है। तो उन्होंने सवाल किया, इज दिस नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज द कोर्ट रिजेक्टेड द बेल एंड नॉट द गवर्नमेंट? देखें, गवर्नमेंट का इसलिए इसमें सारा अमल दखल है कि गवर्नमेंट ने ये रेफरेंस बनवाया। गवर्नमेंट 2 महीने पहले से ये पेशीन गोइयां कर रही है। यही हमारे छोटे भाई हैं, मेरे तो बड़े वो प्यारे भाई हैं शहजाद अकबर साहब, कुलीग हैं हमारे, उन्होंने हमारे साथ 1-2 केसेस में काम भी किया। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि जब आप टीवी पे बैठ के 2 महीने पहले बता दें और जब आपके सियासी ज़ोमा बता दें कि 30 सितंबर से पहले इन्होंने जेल में होना है, तो फिर देखिए फिर ऐसे फैसलों पे इत्मीनान का इजहार कौन करेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से हट के डिविएट करके फैसले करना, ये कभी प्रैक्टिस नहीं थी हाई कोर्ट की, ये तकलीफ दे चीज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत यूसुफजई साहब, तार साहब की बात आपने सुनी कि जब सियासतदान टीवी के ऊपर आके ये कह देते हैं कि जी इस डेट से पहले सभी अंदर होंगे, फिर शेख रशीद साहब ने कहा कि जी झाड़ू फिर जाएगा, तो फिर जो अपोजिशन है वो यही कहेगी कि ये जो कोर्ट के फैसले हैं इसके पीछे हुकूमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनका तो खैर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि इनके हक में फैसले होते हैं तो ये कहते हैं जी अदालत का फैसला है, जब मानते हैं और जीत 2 उंगलियां इस तरह करके जाते हैं। जब इनके खिलाफ आता है, अब ये करप्शन के केसेस है, किसी में ये अंदर होंगे, किसी में बाहर होंगे, अब ये तो कोर्ट डिसाइड कर सकती है। मैं तो यहाँ बैठ के नहीं डिसाइड कर सकता, ये वकील साहब डिसाइड कर सकते हैं, बड़े मेरे लिए बहुत सीनियर मोहतरम हैं और इनकी बड़ी खिदमत है शरीफ फैमिली के उसमें। लेकिन ये कि हर चीज़ तो ख्वाहिशात के ऊपर नहीं होती। इन्होंने अपने आर्गू किया होगा और मुझे हैरत हो रही है कि
कभी एक इदारे के पीछे उंगली उठाएं कि जी हुकूमत, और कभी दूसरे इदारे के। अब ये तो इस तरह है कि आप देखें रोज़ जो अदालतें रिमार्क्स देती है हुकूमत के बारे में, वो सब दुनिया को पता है। लेकिन हम क्या कहें कि जब उस पर तनकीद करना बैठ जाए अदालतों के ऊपर, कि कोई इदारा तो छोड़ देना जो आपने आज़ादाना इख्तियारात मगर इस्तेमाल आपके करते जो हुए काम रेलवे करें। जहाँ मिनिस्टर तक हैं इसका शौकत ताल्लुक है यूसुफ जई साहब, उन्होंने ये देखिए, कहा कि रेलवे अब मिनिस्टर जो है ऐसा ना, वक्त आने लगा है कि नून के अंदर से शीन निकलने लगी है, तो शीन तो आज उल्टी जेल के अंदर हो गई। बस देखें ना, तो उनकी तो वो बात गलत साबित हुई ना। लेकिन आप ये देखें कि वो अगर कमेंट्स करते हैं ना, हुकूमत के मिनिस्टर है ना, तो वो नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर वो जब कमेंट्स करते हैं ना, तो वो सीनियर, बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। वो आंखें बंद करके नहीं है हुकूमत के अंदर, वो जाहिर है देख रहे होंगे, कोई उनको भी अपने जाती कोई उनके इन्फ्लुएंसेस होंगे, उनको मालूमात देने वाले लोग होंगे। अब ये तो उनकी अपनी वो है एक खूबी कह सकता हूँ या जो भी है, कि उनको शायद कहीं से उनको इत्ला मिल रही हो। अब लेकिन ये हुकूमत की बात नहीं है कि हर वजीर को पता है कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है। जी ताहिर साहब, एहसन इकबाल साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी, और चूंकि आप साबिक गवर्नर रह चुके हैं, आप इसके ऊपर बताइए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन सामने आ रहा है और वहाँ पे धांधली का खदशा है, जिसके नतीजे में यहाँ पे पकड़ धकड़ हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में बुलाया, और आप कम ही नजर आते हैं, तो आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आप आ गए। यूँ समझें कि आपने मुझे बुलाया तो मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर हो गया। देखें, बात यह है कि कोई एक बात हो तो मैं वहाँ से शुरू करूँ। ये चीज़ें जब तक ये गवर्नमेंट जो है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो आपके सामने है, और इन जो लोग इनको लेकर आए हुए हैं, और अब तक जो कुछ इन्होंने डिलीवर किया है 2 साल के अंदर, सारी कौम के सामने है, इनको भी पता है, जो इनको लाने वाले हैं उनको भी पता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ ने, कोई उसका एक गुनाह तो नहीं है, उसने आर्टिकल 6 भी मुशर्रफ पे लगाने की कोशिश की, और उस मुशर्रफ को, जिसको सजाए मौत दी जज ने, और वो तो 2 हफ्ते नहीं निकाला तो अदालत भी खत्म होगी, सजा भी खत्म होगी, सजा भी खत्म होगी। मेरी बात सुने, मैं वही करने लगा हूँ। कोई एक बात हो तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मैं शुरू करूं। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ का यही बहुत बड़ा गुनाह है कि वो नवाज शरीफ का भाई है, क्योंकि नवाज शरीफ से अलहदा करने के लिए 7 मरतबा उसे वजीर आज़म बनाने की कोशिश की गई, जिसको मैं भी जानता हूँ। अच्छा जी, 7 मरतबा शहबाज शरीफ साहब को वजीर आज़म की ऑफर दी गई, मुशर्रफ से शुरू हुए। कौन सा ऐसा जो है जिस हाल ही में कब पेशरफ, हाल ही में भी अभी शहबाज साहब ने खुद बताया था कि जब इनके वो बुलाया गया और जिस तरीके से इनके साथ डील किया गया, चूँकि ये फोरम नहीं है ऐसा भी, मैं इस पे बात नहीं करता, फिर किसी वक्त करूँगा। लेकिन मैं तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये एपीसी से मैं शुरू करूं कि एपीसी जो है, नहीं, आप इससे शुरू करें कि मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो अपने भाई से अलग हो जाएं, जिसके नतीजे में आज शहबाज शरीफ साहब को वो खमियाजा भुगतना पड़ा, चूंकि उन्होंने इनकार कर दिया। मैं मरियम नवाज साहिबा की इस बात को 100% एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि मरियम नवाज एक ऐसी हमारे पास शख्सियत हैं जो मैं समझता हूँ कि पब्लिक भी उनको पसंद करती है, और मुस्तकबिल में भी मुस्लिम लीग नून की वो हमारी बहुत बड़ी लीडर है। तो ये है। प्रेशर किसके ऊपर से पड़ रहा है? और ये प्रेशर जो लोग प्रेशर डालते हैं उनका आपको भी पता है, जो लोग प्रेशर डालते हैं सबको पता है। चलें, कोई बात नहीं। अभी आपने मुझसे गिलगित बल्तिस्तान का पूछा है, आसिन इकबाल के आपने रेफरेंस दिया। देखिए, गुजारिश ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में जब आप इलेक्शन करा रहे हैं, इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान की ये जो शक्ल बनी आपको नज़र आई है कि वहाँ पे असेंबली बनी है, वहाँ पे एक पार्लियामेंट है, वहाँ पे गवर्नर है, वहाँ पे वजीर आला है। जी 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 जी। ये क्रेडिट जो है 2009 में जब कमर जमान कायरा साहब वहाँ पे मिनिस्टर थे, तो ये उन्होंने एम्पावरमेंट ऑर्डर जो था वो उन्होंने उसमें उन चीज़ों के तहत ये पार्लियामेंट बनी, ठीक है, असेंबली बनी। ठीक। उसके बाद फिर इसका टेन्योर मुकर्रर हुआ। जो इसमें खामियां थी, आहिस्ता आहिस्ता आप भी जानते हैं हर चीज़ जो है वो मुकम्मल तो नहीं होती। उसके बाद मुस्लिम लीग नून आई जी। 5 साल जो है, 5 साल का वक्त उन्होंने गुजारा।
उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई, 5 साल का वक्त हमने गुजारा। अब देखें 25 जून को असेंबली डिसॉल्व हो गई, 5 साल पूरे हो गए, फिर कोविड की वजह से और 25 से लेकर 3 महीने तक आपने वहां पे इलेक्शन कराने थे। अब मुझे बताएं 15 नवंबर की बात कर रहे हैं, 15 नवंबर को वहां पे शदीद बर्फबारी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन के लिए अच्छा वक्त नहीं है, वहां पे सर्दी हो। ये इन्होंने ड्रामा स्टेज किया है, ये ड्रामा स्टेज है। 15 नवंबर को ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये मैं आपको अच्छा, ये बात आपने बड़ी अहम की है। कमर जमान कायरा साहब, आप साबिक गवर्नर रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान के, यहाँ पे बर्जीस ताहिर साहब जो फिर गवर्नर रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो कहते हैं कि 15 नवंबर को वहां पे सर्दी होगी, इनका कोई इरादा नहीं वहां पे इलेक्शन होल्ड करने का। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कराना चाहती है। कोविड की वजह से एक जनरल रीजन थी और उन्होंने उस रीजन को इस्तेमाल किया। अब पाकिस्तान में कोविड खत्म हुए, अब महीना से ज्यादा टाइम हो गया, कोविड खत्म हुए नहीं, कंट्रोल हुए, कह ले 1.25 महीना 1.5 महीना हो गया। आपने मार्केटें खोल दी, अपने स्कूल खोल दिए, अपने इदारे खोल दिए। अब कौन सा अमल रह गया था कि आपको इलेक्शन अनाउंस करने के लिए इतना डिले करना पड़ा कि आप 1.5 महीना पहले पाकिस्तान के अंदर मार्केटें खोल रहे हैं, गिलगित की मार्केटें खोल रहे हैं और आप इलेक्शन नहीं अनाउंस कर रहे। सारी जमातों ने मुतालबे किए कि इलेक्शन जल्द अनाउंस करें, वो दानिस्तन डिले हुआ जिसका इजहार मजीद साहब कर रहे हैं। और ये बात दुरुस्त है कि गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में, यानी चिलास में और गिलगित में तो बर्फबारी शायद उस वक्त नहीं होती या नहीं होती उस वक्त, ऊपर पहाड़ों के अंदर जो इलाके हैं वहां बर्फबारी शुरू हो जाती है नवंबर के आगाज में, और कुछ इलाके वो होते हैं जहां एक्सट्रीम बर्फ शुरू हो जाती है और वहां पे वोट कास्ट करना कई दफा मुमकिन नहीं रहता। अल्लाह करे अब ऐसा ना हो, लेकिन जो बर्जीस साहब का तहफ़्फ़ुज़ है मैं समझता हूं वो दुरुस्त है। लेकिन ये बात जरा गौर करें, एक तो इन्होंने इलेक्शन खुद डिले किया और दूसरा इन्होंने एक खास मौके पे आके एक अनाउंसमेंट शुरू कर दी, जो स्पीकर साहब ने एक मीटिंग भी कॉल की जिसका स्पीकर को इख्तियार नहीं है। स्पीकर बेसिकली ही इज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल, वो एक जमात से ताल्लुक जरूर रखते होते हैं लेकिन स्पीकर इज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल। गवर्नमेंट का एजेंडा है, अगर आप वहां पे कोई एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, उनकी गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टेटस है उसको तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए हुकूमत का एजेंडा आना है, स्पीकर का एजेंडा नहीं। हुकूमत अपना एजेंडा बैठ के अपोजिशन से तय करे, वो स्पीकर टू डू विद इट। नहीं, मगर कायरा साहब एक बात बताइए कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जो बुलाया गया था आप सबको, अस्करी क़यादत से आप बैठे थे और आपने मुलाकातें की थी जिसके अंदर आपके पार्टी लीडर भी थे, उनका ये कहना था कि ये मुलाकातें जो हैं ये पार्लियामेंट से बाहर नहीं होनी चाहिए थी, ये पार्लियामेंट के अंदर बात तय करने वाली थी। आप इस पे क्या कहते हैं? आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मुनीज़, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले पहली बात जरा खत्म कर दूं, थोड़ी सी बिल्कुल जी। देखिए वहां पे मसला क्या, हम क्या कह रहे हैं, और ये उस मीटिंग में भी हुआ, उस मीटिंग के अंदर भी यही इशू आया कि गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस को तब्दील करने का ये वक्त नहीं है। वहां पे इस वक्त एक सिलेक्टेड हुकूमत बैठी हुई है जो केयर टेकर है, जिनके पास ये इख्तियार नहीं है, और 1.5 महीने के बाद वहां पे इलेक्शन हो जाना है। वहां एक नई क़यादत आ जाएगी, कौन आएगा हमें नहीं पता, कौन सी जमात जीतती है। ये तो सारी जमातों को तोड़ तोड़ के इन्होंने इनकी जमात खड़ी कर दी गई है, अल्लाह का पता नहीं कौन सी जमात जीत जाएगी। लेकिन जो भी जीतेगा वो असेंबली एम्पावर्ड होगी, उनकी जो लोकल असेंबली होगी वो बाइख्तियार होगी, उसके पास मैंडेट होगा, और खास तौर पे इस इलेक्शन में वो मैंडेट ले लेंगे और उस मैंडेट के तहत उस असेंबली का ये काम है। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अगर ये काम करना है, आपने सवाल किया कि मरियम बीबी ने कहा है कि जी ये पार्लियामेंट से बाहर नहीं, ठीक बात है। हमारे दौर में कोई 3 या 4 मीटिंग्स हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस हुई, नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे, सवात ऑपरेशन पे, इस तरह बहुत सारे इशूज पे। मियां साहब के दौर में 2 मीटिंग्स मुझे याद है, मीटिंग्स में मैं खुद अपने पार्टी के डेलीगेशन में शामिल था। जो प्राइम मिनिस्टर यानी गिलानी साहब या राजा परवेज अशरफ साहब या मियां नवाज शरीफ साहब, इनके इनिशिएटिव्स पे होती थी, इनकी इन्विटेशन पे होती थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती थी, उसमें फौजी क़यादत भी आती थी, सारी अपोजिशन की और हुकूमत की जमातें बैठती थी, अलाइज बैठते थे, एजेंसीज बैठती थी, और वहां से कंसेंसस बिल्ड किया जाता था। इस मीटिंग के अंदर और इससे पहले भी कुछ मीटिंग, जब से ये हुकूमत आई है, कुछ मीटिंग्स ऐसी हुई
जो फौजी क़यादत को काल करनी पड़ी, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, उनको ये जरूर वक्त नहीं। मैं एक आखिरी बात, उनको ये मीटिंग मजबूरन करना पड़ी कि जब वजीर आजम ये मीटिंगें कॉल करने से इनकारी हो गए कि मैं अपोजिशन से बात नहीं करूंगा, बैठूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो एक तरफ तो लोगों के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं कि अपोजिशन भी वोट लेके आई बैठी है, और दूसरी तरफ वो हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और सिर्फ अपने इस चीप से, इस वक्ती जो एक वोट का ना लालच है, उसकी बुनियाद पे आप पाकिस्तान का कश्मीर का मुकदमा हो, गिलगित बल्तिस्तान, उनकी एम्पावरमेंट होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बात कही ना कायरा साहब, आपने दो बातें कही हैं, मुझे इसको आगे बढ़ाने दे शौकत साहब। ये जो एक खदशा है, दो साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हमें खदशा है आप इलेक्शंस करवाएंगे ही नहीं गिलगित बल्तिस्तान में। उनका ये खदशा है कि धांधली होगी इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शन कंडक्ट करना प्रॉब्लम हो जाएगा जी, मुश्किल हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। तीसरा कि वजीर आजम ने ये मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, और जो स्पीकर हैं उन्होंने क्यों बुलाई, क्योंकि स्पीकर तो न्यूट्रल होते। आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर सर्दियों में इलेक्शन नहीं हुए? 97 के अंदर मैंने इलेक्शन लड़ा है और पहाड़ों के ऊपर इतनी बर्फ होती थी, मैं खुद जाता था और कंपेन करता था। ये बात गलत है कि कोई कंपेन, वो लोग आदी हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है इलेक्शन, या कोई पहली मर्तबा यहाँ से बैठ के कोई नहीं जाना, उन्हीं लोगों ने लड़ना है। मगर ये बताइए कि क्या वजीर आजम को ये मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी? असद कैसर साहब, स्पीकर साहब जो न्यूट्रल हैं, आप तो बड़े पुराने एक तरीके से सियासतदान हैं, चीजों को समझते हैं, आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म की स्वागत थी कि वो बुलाते? देखें, दो बातें हैं ना, अभी जो आपने की, पहली बात इन्होंने अस्करी क़यादत की तरफ अपनी तोपें चलाई, फिर इस तरफ कर दी, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। असद कैसर अगर बुलाता है तो सबको बुलाता है, पार्लियामेंटेरियन यानी कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में बात होती है वो बुलाता है, तो इसमें क्या खबात क्या है? अगर कंसेंसस डेवलप करना होता है या कोई मशावरत करनी होती है तो स्पीकर कोई पार्लियामेंट से बातचीत तो नहीं है। अच्छा। दूसरी बात ये देखे, पहली दफा अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक पेज पर है, हमारी जो वो एक पेज पर है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के हालात हैं आप देखें, कोविड-19 है, सैलाब है, इसके अलावा जो बैरूनी खतरा, सब एक ही पेज पर है। ये पहली दफा हो रहा है इस तरह। पहली बदकिस्मती ये थी कि इस तरह पैरेलल अपने वो जो अना का इशू होता था वो खड़ा किया जाता था। तो ये जो है ना, इस दफा अना का इशू नहीं है, ये एक पेज पर है, और ये अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इससे मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान के इमेज इससे बेहतर हो रहा है, फैसले मुशावरत से हो रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन अब जो उनको नजर आ रहा है, उनका अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है, वो ये है कि उनकी सारी लीडरशिप तो जेलों में जा रही है, एक एक करके करप्शन के केसेस में अंदर हो रही है। उनको तो अपना चेहरा साफ नजर आ रहा है शीशे में। बड़ी दिलचस्प बात की आपने शौकत साहब। यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फोकस है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, मगर आज हमने देखा कि कैसे मरियम नवाज ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर शेख रशीद साहब का ये कहना है कि ऑपोजिशन जो इतना हंगामा आराई करी है ये सिर्फ सेनेट इलेक्शंस के लिए करी है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मार्च से पहले इनकी साजिश है कि इस मुल्क में हंगामा आराई की जाए ताकि इमरान खान सेनेट में अक्सरियत न ले जाए। एक ही एजेंडा है कि मार्च में अगर, जो कि इंशाअल्लाह इमरान खान की पार्टी को हासिल होगी, कि सेनेट में अक्सरियत हासिल हो गई तो फिर इनकी सियासत ठुस कर जाएगी। सो इन्होंने सारा अपना जोर फरवरी के महीने में लगाना है, और जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि 31 दिसंबर जनवरी 31 तक ये सारे लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है ये जेल की रौनकें बढ़ाएंगे। तो जी इनका ये कहना है बजीर साहब कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सेनेट इलेक्शंस को एक तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए हो रहा है, आप लोग इसलिए यहाँ पे हंगामा आराई कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको ये वजाहत करूँ, जो अभी कहते हैं जी कि ये इलेक्शन होंगे 15 नवंबर को इलेक्शन होंगे। अब अगर रिकॉर्ड देखें, कमर जमान कायरा साहब मेरी इस बात की तईद करेंगे कि 21 मई 2015 को हमने इलेक्शन करवाए। उस वक़्त सकरदू के इलाके में 4 यूनियन कौंसिल ऐसी थी जहां बर्फबारी थी और वहां पे वोटिंग नहीं हो सकी। मई में जी, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, जब 21 मई को हमने इलेक्शन कराए तो सकरदू के इलाके में 4 यूनियन कौंसिल जो थी, हम कैटेगरिकली बात कर रहे हैं 2+2 4 होते हैं, हम शेख रशीद की तरह डंडे नहीं फेंक रहे। दूसरी बात, हमारा जब दौर ख़त्म हुआ है 25 जून को,
हम 25 जून को हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है। तो मुझे बताएं 25 जून से 3 महीने हम लोग जब वहाँ पे जब इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो जो भी वहाँ पे लोग इक़्तिदार में होते हैं उनकी कोशिश होती है कि ये सिस्टम चले, क्योंकि ये अभी नया तो 2 एम्पावरमेंट ऑर्डर जो है वो गिलगित में आया। उससे पहले कमर ज़मान कायरा साहब की ये जो अब इन्होंने ये ऑर्डर जो है बनाया, उससे पहले तो वहाँ पे पार्लियामेंट थी नहीं, ना कोई वज़ीर आला था, ना वहाँ पे गवर्नर था, ना पे मेंबरान थे, ना कोई मिनिस्टर थे। ये तो सिलसिला जो है इसको बड़ी मुश्किल से इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, और जब उसके बाद हम लोग आए हमने भी जो इसमें खामियां थी हमने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन ये तय किया कि ये इन 3 महीनों में जब ये लोग जो हैं पहाड़ों से उतर के कहीं चले जाते हैं, जो इलाका जो है जिस तरीका गिलगित बाल्टिस्तान, मेरी अर्ज़ सुन लेना, 73,000 मुरब्बा किलोमीटर का वो इलाका है, 73,000। अब मुझे बताएं 16 उसके ज़िला हैं, और वहाँ पे आपने अब इन दिनों में भी आप चले जाएं, वहाँ पे शदीद सर्दी, स्कर्दू के इलाके में शदीद सर्दी है। ये आप बात जो कह रहे हैं, और अगर 15 नवंबर 2020 को आप इलेक्शन कराते हैं, कौन तो को कर सकता है कि उन दिनों में शदीद बर्फबारी होती है गिलगित में। अच्छा, इससे पहले कि मैं कमर ज़मान कायरा साहब की जानिब जाऊं, शौकत यूसुफ से जल्दी सा इसका रिस्पॉन्स दें, क्विक रिस्पॉन्स। मैंने तो आपसे कहा कि बर्फबारी अगर स्कर्दू में होती है या शांगले में होती है, इसमें फर्क क्या है? मैंने 97 का इलेक्शन खुद लड़ा है। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ तक बर्फ थी और मैं फिर रहा था, अपने लिए कैंपेन कर रहा था। ये कोई झुटला दे कि 97 में बर्फबारी नहीं थी। ये लोग सारे बैठे हैं, कायरा साहब भी बैठे हैं, तो मुझे बता दे शांगला में, स्वात में, हजारा में क्या बर्फबारी नहीं हुई थी 97 में? तो ये तो एक ही इलाके है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वो इस चीज को समझते हैं। अगर आप मई में कहते हैं कि बर्फबारी हो रही थी और हमने मई में इलेक्शन कराए, तो आप दिसंबर में कह रहा अगर बर्फबारी हो रही है, क्या बात हो गई? अच्छा, ठीक है। एक और इशू के ऊपर आते हैं कायरा साहब, वो ये है कि जब आप इलेक्शन कराने जाते हैं तो आपका कम से कम पाकिस्तान के अंदर मुतालबा ये होता है कि आप जितने भी इलाके हैं उसके अंदर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसकी बात की। आज वहाँ का सबसे मशहूर प्रिजनर बाबा जान जो है वो जेल के अंदर है। आपके दौरे हुकूमत में उसको सजा हुई थी, आज भी जेल के अंदर है, 70 साल की उसको सजा हुई है। आप नहीं समझते कि एक मुतालबा ऑपोजिशन का ये भी होना चाहिए शायद कि वहाँ के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री किया जाए? मैं गुजारिश ये कर रहा था कि पहली बात तो यह है कि सियासी कैदी जहां भी हैं वो रिलीज होने चाहिए, और अब भी ये अमल बंद हो जाना चाहिए। और सियासत का इशू या सियासी जो इशूज हैं, भले वो एक्सट्रीम के कोई मुतालबात भी हो, बहुत नेगेटिव हो, उनका भी इलाज ताकत से नहीं बल्कि उनका इलाज डायलॉग से होना चाहिए। यही एक बेहतर रास्ता होगा। दूसरी गुजारिश यह है कि किसी इलाके के अंदर 2-4 पोलिंग स्टेशंस में अगर बर्फ या पहाड़ी इलाका हो, वहां बर्फ हो जाए, और आपके इलेक्शंस जो हैं वो पहले अनाउंस्ड हैं, कैंपेन चल रही है और बर्फबारी हो गई, तो और सूरत है। जो बरजीत साहब कह रहे हैं उसको जरा गौर कीजिए। गिलगित बल्तिस्तान का जिला अस्तौर, उनका जिला शिगर, उनका जिला नगर, उनका जिला जो ऊपर हैं जो स्कर्दू से, वहां पे 10-10, 12-12 फुट बर्फ पड़ती है। और पहाड़ी इलाकों में लोग इस मौसम के बाद, यानी अक्टूबर में या अक्टूबर के पहले हफ्तों में या अक्टूबर के एंड पे जाके वो पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं, और फिर वो आके अपने माल मवेशी लेके, क्योंकि वहां इतनी बर्फ हो जाती है और वहां मुमकिन नहीं रहता वहां लोगों का रहना। मगर कतई कलामी माफ कायरा साहब, आपके दौरे हुकूमत में नवंबर में इलेक्शन नहीं हुए थे? नहीं, मैं गुजारिश क्या कर रहा हूँ, हमारे दौर में वो जो इलेक्शन हुए हमने वो प्लान करके अर्ली नवंबर में, अगर कोई मजबूरी ये थी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में फंसे हुए हैं तो फिर और सूरत हाल है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के तहत इलेक्शन कराना चाहते हैं, और हम एम्पावरमेंट ऑर्डर के ऊपर बड़ी डिटेल डिबेट करके अपोजिशन के साथ आए थे, हम कोई इस तरह रातों रात बैठ के फैसला करने नहीं आए थे। और आज क्या हो रहा है, आज आप उसको सूबाई स्टेटस का उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने की बातें कर रहे हैं, जिसका गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हक है, लेकिन उनके नुमाइंदे तो आने दें। आप एक फिर अपनी तरह एक सिलेक्टेड हुकूमत को जो वहां पे बैठी हुई है आरजी, उस हुकूमत से फैसला कराना चाहते हैं, उनसे ऑर्डिनेंस लेना चाहते हैं। आप कश्मीर के वो बड़ा लिंक है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ, जो गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस है, उसको हमने क्या कहा था, हमने कहा कि ये 1.5 महीने के बाद उसका इलेक्शन हो जाने दें, वहां की अपनी असेंबली आ जाए, वहां के मुंतखब नुमाइंदे आ जाए। ओके, आपने 15 की डेट दे दी, हम भी कोशिश करेंगे कि मुश्किल में भी हो, इवन देन ये इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन होना
और ट्रांसपेरेंट होना, ये गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान और कश्मीर के इशू के ऊपर बहुत बड़ा इसका इसरार है। मैं ये कह रहा हूं कि हम कह रहे हैं कि आप इस वक्त सिर्फ वोट हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू खड़ा करना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने बाकायदा मीटिंग में जो आर्मी की क़यादत की इनिशिएटिव पे की गई और उसमें यह तय हुआ, बात की गई कि जी इसको पेंड कर दें। मेरी जमात का तो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का बाकायदा मुतालबा है। नाज़रीन, इधर चलते हैं वक्फे की तरफ, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और स्पॉटलाइट होगी जो आने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हैं उन पर। जीत ताहिर साहब आपकी क़यादत की और कायरा साहब की क़यादत की आर्मी के साथ कि जी वहाँ पे जब इलेक्शंस होंगे तो आप उसके बाद जो है उसके बाद आप उसका जो प्रोविंशियल स्टेटस है उसको आप तब्दील करें या ना करें। अब सवाल ये है कि हम तो कश्मीर कॉज का झंडा कई अरसे से उठाए हुए हैं, जब आप वहाँ पे उसको प्रोविंशियल स्टेटस बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान को, तो फिर आपके कश्मीर कॉज का क्या होगा? देखिए, मैं सिर्फ आपसे ज़रा 2 मिनट अलहदा बात करनी चाहूँगा इसी में शामिल करते हुए। गुजारिश ये है, जिस गिलगित बल्तिस्तान की बात आप कर रहे हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है ख़वातीन के अंदर 100%। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुंजा में, नगर में, बिल्कुल गिलगित में, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पे आपको ख़वातीन PhD मिलेंगी। अब वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनका विजन है, वो कहते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, ठीक है, हमें हमारा आईनी तौर पे हमें बताया जाए कि हमारे हकूक क्या है, हमें भी वो हकूक दिए जाएं जो पाकिस्तान में आपके पास है। पाकिस्तान के साथ जम होना चाह रहे हैं पाकिस्तान। अब सवाल ये पैदा होता है जो कमर जमान कायरा साहब ने बात की है। अब देखें, अगर आपने इलेक्शन करानी है जी, तो कम से कम उन लोगों को भी आप एतबार करें और आप इलेक्शन स्टेक होल्डर बनाएं। हाँ जी, इलेक्शन लॉज जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी तो ना करें। एक तरफ आपने इलेक्शन अनाउंस कर दिए, दूसरी तरफ आपने हेल्थ कार्ड बांटने शुरू कर दी, तीसरी तरफ आज आपके मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं टीवी पे, वहाँ पे फिर वो डेवलपमेंट के जो हैं वो उनको बड़े बड़े मुस्ते सुना रहे हैं। अच्छा, चौथी तरफ आपका वजीर आज़म जो है इलेक्शन शेड्यूल के बाद वहाँ पे गिलगित में जाके अनाउंसमेंट करना चाहता है। आप करना क्या चाहते हैं? पढ़े लिखे लोग जानना चाहते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो PhD लोग हैं, उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अच्छा, शौकत यूसुफ जई साहब, आपने बात सुन ली होगी, आपने एक तरीके से एक इंसेंटिव जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के सामने डाला है कि अगर हमें वोट देंगे तो आपको वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी या आपको प्रोविंशियल स्टेटस मिलेगा, जिसकी बात आप करते हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आप हेल्थ कार्ड्स भी वहां पे बांट रहे हैं। आपको नहीं चाहिए कि ये जितने भी आप चीजें कर रहे हैं कि आप इलेक्शन के बाद करें, प्रोविंशियल स्टेटस पे इलेक्शन के बाद बात हो? देखिए, मेरी बात सुने, ये इशू इन्होंने बहुत सारी पार्टियों ने, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने और कुछ और पार्टियों ने, जब हम फाटा का मर्जर कर रहे थे उस वक्त भी इश्यूज उठाए थे इन्होंने। इस तरह नहीं होता है। देखें, ये जो बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक एक चीज़ पे नोटिस लेता है। ये गलत बात है कि वहाँ जाके जो है ना इलेक्शन के बाद अनाउंसमेंट की जो स्कीमें पहले से मंजूर होती हैं, जो प्रोसेस होती है, अनगोइंग स्कीमें होती है, आपने 2 साल से उन स्कीमों पे काम बंद कर रहे हैं जो सारे स्कीमें शुरू थी हमारी। एक मिनट जी, एक मिनट प्लीज। नहीं बच्चों, चलिए स्कीम्स को अगर हम छोड़ भी दें, ये जो प्रोविंशियल स्टेटस करने की डिबेट है, ये इलेक्शन से पहले ही क्यों शुरू हुई? व्हाई नॉट आफ्टर द इलेक्शन? देखिए, and hang that in front of them as a hanging low fruit। देखें, ये जो हम टीवी पे बहस कर रहे हैं ना कि स्टेटस पहले स्टेटस बाद में, ये किसी को हम खुश कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं होता है। आप इंडिया ने आपसे पूछ के नहीं किया ना, इंडिया ने किसी से पूछ के किया। इंडिया ने जो कुछ किया वहाँ पे उन्होंने अपने जबरदस्ती किया और लोगों को मार धाड़ करके किया। नहीं, इंडिया ने देखिए, आप स्टेटस दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? गलत किया है ना, लेकिन कर तो दिया है ना। जो मनीजा पूछ रहे थे उसका तो जवाब ही नहीं मिला ना। जो कश्मीर की बात हो रही थी, कश्मीर देखिए, नहीं हम ऐसा नहीं करना चाहते,
लेकिन ये हमारा हक है, उन लोगों का हक है कि हम उनको स्टेटस दे। वो डिमांड कर रहे हैं, जब वो डिमांड कर रहे हैं कौन रोक रहा है? गवर्नमेंट है, 1.5 महीना आप रुक उसको जाए, माने या ना डिबेट माने, कर ले, इससे कोई फर्क नहीं इसके पड़ता है। फौरन ऑफिस से हमें पता चले आपके पास प्लान क्या है। कहीं हमारा कश्मीर का जहाँ पे लोगों की इतनी अजीम कुर्बानियां हैं, लोगों ने इतने खून और अफसर लुटाई है, उसको बर्बाद ना करते हैं और आप फिर उसमें यू टर्न ले जाए शौकत यूसुफजई साहब, तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत खिलवाड़ हो गए। जी, आखिरी कमेंट दे दें शौकत यूसुफजई साहब, आखिरी कमेंट दे दें जी। मैं आपको बताऊं ये जितने भी अपोजिशन के लोग हैं, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ शेख रशीद जैसा बंदा इनके पास नहीं है। लेकिन मैं खामोश रहा ना, इन्होंने शेख रशीद के पीछे बातें की, लेकिन उस जैसा समझदार पॉलिटिशियन मैंने आज तक नहीं देखा। ये बेशक इन पे बातें करे, एक बंदा पैदा नहीं कर सके शेख रशीद की तरह। बात ये है कि इनका रोना धोना तो रहेगा, हमने आपको दिया है, हमने इनका आपको रोना दिया धोना है, वो रहेगा, हर हर पार्टी सूरत में रहेगा। हमारे ये पास जो भी कहा है, करें ये वो रोएंगे। 6-7 दफा अच्छा जेंटलमैन, आई एम सॉरी, मैं चूंकि बात कहीं भी कंक्लूड नहीं हो पा रही। शौकत साहब आखिरी कमेंट देना चाहेंगे? गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपको देख रहे हैं, आप आखिरी कमेंट देना चाहेंगे? गिलगित बल्तिस्तान के लोग खुश हैं, इस हवाले से खुश हैं, वो चाहते हैं कि उनको स्टेटस मिले। ये सिर्फ अपोजिशन का रोना धोना है, चाहे जो भी कर लें आप, अच्छा करें बुरा करें, ये यही कहेंगे जी बहुत बुरा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बिजरी ताहिर साहब। दो साबिक गवर्नर आज हमारे साथ मौजूद थे, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होगा वो ऐसा इलेक्शन होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, और उसके बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान पहली दफ़ा कुछ इम्कानात हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर जम हो जाए और उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो जाए, उसको एक प्रोविंशियल स्टेटस मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नक्शा नहीं बदलेगा मगर पूरे खित्ते का नक्शा बदलेगा। इसका जो असर होगा वो इंटरनेशनल UN कन्वेंशंस के ऊपर भी होगा और इसका मनफी असर कश्मीर कॉज के ऊपर भी हो सकता है। मगर ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एक ख्वाहिश है कि उनको एक रिकग्निशन मिले और पाकिस्तानियों के तौर पे एक रिकग्निशन मिले। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।